शुरू करते हैं पीडिया से। पहला टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है? 45XO क्रोमोसोम, इसमें 45XO लिखना है, 46XO नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम इसमें कम है। तो एग्जाम में ये गलती मत करना, ध्यान देना कि 46XO है कि 45XO। वैसे क्लीन फिल्टर में 47XXY होगा, क्योंकि वहां पे एक क्रोमोसोम ज्यादा है। तो अब टर्नर सिंड्रोम के फीचर क्या होते हैं? इसमें शॉर्ट स्टेचर होगा, वेविंग नेक होगा, सील्ड चेस्ट होगा, निप्पल जो है वो वाइडली स्पेस्ड होंगे, और प्राइमरी एमनोरिया होगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ओवरी स्ट्रिक होती है तो अच्छे से काम नहीं करती। ओवरी का काम क्या है कि एफएसएच रिलीज करना, जिससे फॉलिकल्स ग्रो करती है, जिससे एस्ट्रोजन बनता है। और एस्ट्रोजन बनने से फिर नेगेटिव फीडबैक जाता है ब्रेन को, और फिर एफएसएस का फर्दर सिक्रेशन बंद होता है। लेकिन इसमें ओवरी ठीक से काम नहीं कर रही, स्टूडेंट बन नहीं रहा, तो ब्रेन को लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, तो वो ज्यादा एफएसएस सिक्रीट करता है। इसलिए इसमें एफएसएस की वैल्यू हाई आती है। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम। हमारे शरीर में जो ऑटोजोम्स हैं वो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं, हर क्रोमोसोम का पेयर होता है। लेकिन इसमें तीन होता है, ट्राइसोमी हो जाती है। तो अल्जाइमर डिजीज जो होता है वो 21 क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है। इसलिए डाउन सिंड्रोम में अल्जाइमर डिजीज रिलेटिवली यंगर एज 30 साल के अराउंड में देखने को मिलता है। इसमें कुछ फीचर हैं, जैसे कि आपका मेंटल रिटार्डेशन मिलेगा, ड्यूडेनल अटेरिया मिलेगा, हिस्पन डिजीज मिलेगा। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ब्लड कैंसर सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है, तो AML, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया का M7 सब टाइप। उसके बाद दो डिसऑर्डर है आपके, पटाउ और एडवर्ड। पटाउ याद रखना कि P फॉर प्यूबर्टी, रखना कि प्यूबर्टी 13 ईयर्स में हिट करती है, तो क्रोमोजोम नंबर 13 का डिफेक्ट है। वहीं एडवर्ड क्या है, इसको इलेक्शन से याद रखना कि हम इलेक्शन में हम वोट कब दे पाते हैं, जब हम 18 साल के हो जाते हैं। फिर ट्राइजोमी 18 है, पटाउ ट्राइजोमी 13 है। और जब इलेक्शन में वोट देते हैं तो अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं। तो ये इसमें एडवर्ड में क्या होता है? ओवर राइडिंग ऑफ फिंगर, ये इसका मेन फीचर है। और इसमें पटाव में आपको क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, क्यूटिस एप्लेजिया, ये याद रखना है। उसके बाद अगला टॉपिक है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को आप वट निमोनिक से याद रखना। इसमें WH, वेट फॉर हाइट। वेट फॉर हाइट क्या होता है? एक्यूट माल न्यूट्रिशन का मतलब प्रेजेंटेशन होता है। आप खुद भी सोचोगे, कोई बच्चा है अगर उसको पहले न्यूट्रिशन सही मिल रहा था, लेकिन कुछ टाइम से सही खाना पीना नहीं चल रहा, तो उसका वेट कम होगा, हाइट तो कम होगी नहीं। तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन का रिप्रेजेंटेशन है वेट फॉर हाइट। और हाइट फॉर एज किसका है? क्रोनिक का। जब काफी लंबे टाइम तक बच्चे को ठीक से खाना पानी नहीं मिलेगा तो उसकी हाइट भी कम रहेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि वेट फॉर हाइट इज फॉर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और हाइट फॉर एज इज फॉर, मार्कर किसका है? ये क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का। उसमें जब सीवियर माल न्यूट्रिशन आएगा तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के तीन पैरामीटर हैं, इन तीन में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो उसको हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहेंगे। क्या है? पहला, वेट फॉर हाइट -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हो, और मिड आर्म सरकमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम हो, और पीडल एडिमा जो किसी और कॉज से अनएक्सप्लेन्ड हो, कोई बीमारी नहीं है, हम पता नहीं कर पा रहे कि पीडल एडिमा क्यों है। माल न्यूट्रिशन के जो दो मेन टॉपिक है वो है क्वाशियोरकर और मरासमस। मरासमस याद रखना कि बच्चे इसमें मरा मरा सा दिखता है, दुबला पतला सा, बिल्कुल इसकी रिब की हड्डी दिख रही है, साफ साफ लग रहा है कमजोर है, खाने को नहीं मिल रहा। और क्वाशियोरकर जो है दिखने में लग रहा है कि बच्चे का पेट फूला हुआ है, पर वो भी माल न्यूट्रिशन का ही शिकार है। तो इसका जो पेट फूला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मोटा है, ये प्रोटूबरेंट जो इसका जो बैली है वो ड्यू टू माल न्यूट्रिशन है। कुछ फीचर है जो आपको ध्यान रखने हैं कि इडिमा जो है वो क्वाशियोरकर में मिलेगा, मरासमस में अब्सेंट रहेगा। एपेटाइट जो होगी वो क्वाशियोरकर में कम होगी, नहीं होगी। मरासमस में वोराकियस एपेटाइट बोला जाता है, मतलब वो खाने को बहुत ज्यादा अग्रसर रहेगा, उसको भूख बहुत ज्यादा लगेगी। और स्किन एंड हेयर चेंजेस यानी फ्लैग साइन जो है वो भी क्वाशियोरकर में मिलेगा। ये डिफरेंस है, कुछ याद रहे ना रहे, एटलीस्ट ये याद रखना कि जो मरासमस है वो टोटल कैलोरी डेफिसिट है,
जबकि क्वाशियोरकर में कैलोरी की कमी नहीं होती, जितनी कैलोरी चाहिए उसको मिल जाती है, पर जो जितना प्रोटीन चाहिए वो उसको नहीं मिलता। और जब बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो एडिमा हो जाता है, इसलिए पेशेंट में या बच्चे में एडिमा देखने को मिलता है। इसके एक पॉइंट ये याद रखना है, नो एडिमा, एडिमा ये याद रखना है। और आपको एपेटाइट वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं रिफ्लेक्सेस के बारे में। सबसे पहला रिफ्लेक्स क्या है? पाल्मर ग्रेस। पाल्मर ग्रेस क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अगर आपने नोट किया होगा, अगर आप उसके हाथ में अपनी उंगली रखोगे तो वो ऐसे पाम से ग्रेस कर लेगा उसको। उसको बोला जाता है पाल्मर ग्रेस। ये 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में आता है फुली डेवलप्ड बच्चे पे, और 2 से 3 महीने में ये डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है कि 36 वीक्स पे आएगा और ये लगभग 1 महीने के बाद चला जाता है। रूटिंग रिफ्लेक्स होता क्या है? इसमें अगर बच्चे के पेरी ओरल एरिया में, चीक चीक्स के अराउंड या लिप्स के अराउंड कोई भी चीज आप टच करोगे ना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली मुंह खोल लेता है। वो नेचर ने इसलिए दिया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पता नहीं है कि कैसे खाना है कैसे पीना है, तो वो जैसे ही मदर के ब्रेस्ट से उसका फेस टच होता है, चीक्स टच होता है, तो उसका माउथ ओपन होता है और वो ब्रेस्ट मिल्क पी पाता है। उसका अगला है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या है कि अगर जैसे मैं बच्चा हूँ, मैं ऐसे हूँ, एकदम से मुझे पीछे किया जाएगा तो पहले मैं अपना जो अपने दोनों हाथ है उसको फैलाऊंगा, यानी पहले एबडक्शन करूंगा, फिर फ्लेक्शन करूंगा, ऐसे जैसे कि किसी का हगिंग पोस्चर, जैसे कि मैं किसी को हग कर रहा हूँ। तो ये इसको मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं, और ये 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे आता है और 5 to 6 मंथ पे चला जाता है। टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या है? मान लो कि कोई बच्चा लेटा हुआ है, बच्चा मतलब इन द सेंस कि 3 से 4 महीने तक का बच्चा, अगर वो लेटा हुआ है, उसकी आपने गर्दन किसी एक साइड घुमा दी, लाइक कि मान लो कि लेफ्ट साइड घुमा दी, तो उसके लेफ्ट साइड का मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों एक्सटेंशन में चले जाएंगे और राइट साइड के फ्लेक्शन में चले जाएंगे। इसको बोलते हैं टोनिक नेक। उसके बाद अगला है पैराशूट। पैराशूट रिफ्लेक्स क्या होता है कि अगर बच्चे को प्रोन पोजीशन में करके हाथ पर रखो, ट्राई करके नीचे एकदम झटके से करो, तो अपने दोनों आर्म्स खोल देगा, लाइक पैराशूट जैसे खुलता है वैसे। ये हम भी गिरेंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि लॉजिक ये है कि ताकि हम गिरे तो हम जो हमें चोट लगे वो हमारे हाथों पर रखे। फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड अक्सर होता है, जब भी हम गिरते हैं तो हमारा हाथ आ गया, क्योंकि हमारे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो बच सके। तो ये इसको पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं, और ये एक बार आता है तो लाइफ टाइम रहता है। तो ये क्वेश्चन अगर बने कि कौन सा थ्रू आउट द लाइफ रहता है, तो वो पैराशूट रिफ्लेक्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एप्गार स्कोरिंग सिस्टम है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इस स्कोर से उसको असेस किया जाता है कि बच्चा मतलब हेल्दी है कि नहीं, या फिर सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। अगर स्कोर 7 से ज्यादा आता है तो नॉर्मल है, 3 से कम आए तो सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया, उसके अकॉर्डिंग से उसका मैनेजमेंट होता है। तो इसमें जी एप्गार ही इसका निमोनिक है। ए से अपियरेंस, पी से पल्स, जी से ग्रीमेस। ग्रीमेस का मतलब आप उसको इरिटेट करोगे तो वो शकल बनाएगा, वो कुछ मतलब जो अगर अनकंफर्टेबिलिटी होती है तो उस तरफ से फेस का एक्सप्रेशन चेंज होता है। ए से एक्टिविटी, आर से रेस्पिरेटरी एफर्ट्स है। ये ध्यान रखना कि एफर्ट्स है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं। उसमें हर हर इस पॉइंट में 0 से लेकर 2 तक पॉइंट दिया जा सकता है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 2। तो 3 से कम आएगा तो सीवर बर्थ एस्फिक्सिया है। आप पूरे वैल्यू ना भी याद हो तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कहाँ से नॉर्मल है, कहाँ पे बर्थ एस्फिक्सिया है। उसके अलावा दो और नाम, डाउन स्कोर और सिल्वर मैन स्कोर। ये स्कोर के नाम भी जो है ये नियोनेटल रेस्पिरेटरी असेसमेंट से जुड़े हुए हैं। इसका बस नाम याद रखना है आप। उसके बाद ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, फिर भी इसको कोशिश करेंगे याद करने की। तो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन में पहला देखते हैं नेक होल्डिंग। नेक होल्डिंग को आप NH3 से याद रखेंगे। एन फॉर नेक, एच फॉर होल्डिंग, 3 for 3 months। यानी कि नेक होल्डिंग जो है वो तीसरे महीने में सीखता है बच्चा। पहले बच्चे को नेक होल्डिंग भी नहीं आती, जब वो पैदा होता है तो उसकी जो गर्दन होती है वो पूरे बॉडी से नीचे होती है, तो वैसे झुका हुआ होता है पीछे। तो नेक होल्डिंग कब आती है? 3 महीने पे। रोल्स ओवर, रोल्स ओवर को आप ROS से याद रखना, और R से रोल, O से ओवर, S को 5 बना देना। तो रोल्स ओवर होता है 5वें महीने में। उसके बाद सिट्स विद सपोर्ट, स्टैंड विद सपोर्ट एंड वॉक्स विद सपोर्ट। इन तीनों में 3 3 महीने का गैप रखना है।
सिट्स सिट्स इज लाइक सिक्स, तो सिट्स विद सपोर्ट 6 मंथ में आएगा, स्टैंड 9 में, वॉक्स 12 में। उसी के बाद सिट्स विदाउट सपोर्ट, स्टैंड विदाउट सपोर्ट और वॉक्स विदाउट सपोर्ट। इसमें भी 3-3 महीने का गैप रखना, 9, 12, 15, बस 9 की जगह आप 8 कर लेना, तो इजिली रिमेम्बर रहेगा ये कि क्या माइलस्टोन था। राइट से ट्राईसाइकिल, ट्राई फॉर 3, तो 3 इयर्स पे। तो बाइसाइकिल को 2 इयर्स मत कर देना, क्योंकि बाइसाइकिल चलाना ज्यादा मुश्किल है, वैसे वो माइलस्टोन में पूछा जाएगा नहीं। तो ट्राईसाइकिल 3 इयर्स। स्टेयर्स, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो जब बच्चा शुरू करता है तो पहले वो एक सीढ़ी पर दोनों पैर रख के आराम आराम से चढ़ना सीखता है, और फिर जब बड़ा होता है तो एक सीढ़ी पे एक पैर, फिर दूसरी पे दूसरा, अल्टरनेट। और ऊपर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल होता है नीचे उतरना, इसलिए जो माइलस्टोन है वो इसी ऑर्डर में होते हैं। तो 2 फीट अप या 2 फीट डाउन बच्चे को आएगा 2 साल की उम्र तक। 1 फीट अप आएगा 3 इयर्स में, 1 फीट डाउन आएगा 4 इयर्स में। और हॉप्स एंड स्किप, आप HOPS, ये 4 लेटर हैं, तो 4 ईयर, 4 साल की उम्र में, और स्किप्स 5। एग्जाम में हमें ध्यान क्या रखना है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हम हॉप या स्किप नहीं लिखेंगे, हॉप्स लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हॉप्स में 4, स्किप्स में 5। नेक्स्ट देखते हैं हम बाई डेक्स्टर्स ग्राफ। बाई डेक्स्टर्स ग्राफ का मतलब है किसी चीज को दोनों हाथ से पकड़ना। दोनों हाथ ऐसे सोचो कि दोनों दोनों हाथ लगाए, दोनों दोनों मतलब दो दो चार, 4 महीने में बाई डेक्स्टर्स ग्राफ आएगा। यूनि डेक्स्टर्स ग्राफ क्या होगा, वो 22 से ज्यादा एडवांस है, किसी चीज को एक हाथ से पकड़ना दो हाथ से पकड़ने के मुकाबले मुश्किल होता है, तो वो छठे महीने पाएगा। और जब किसी भी चीज को एक हाथ से दूसरे हाथ कब कर पाएगा, जब उम्र हो जाएगी महीने 7। तो ऐसे याद रखना कि ट्रांसफर ऑब्जेक्ट 7 मंथ्स। इमेच्योर पिंसल आपको निप के फॉर्म निमोनिक से याद रखना है, N फॉर 9 मंथ्स, I फॉर इमेच्योर, P फॉर पिंसल। उसमें 3 मंथ्स ऐड कर दो, मैच्योर पिंसल। हैंडेडनेस, हैंडेडनेस का मतलब है कि बच्चा लेफ्टी होगा कि राइटी होगा, वो 3 साल की उम्र में पता चलता है। उसके बाद क्या है कि बच्चे ब्लॉक्स, ब्लॉक से टावर बनाते हैं, तो वो अगर 2 साल का होगा तो 6 ब्लॉक के टावर बना पाएगा, 3 साल का होगा तो 9 ब्लॉक के टावर बना पाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, उम्र को 3 से गुना कर दो, 2 तिया 6, 3 तिया 9। उसके बाद 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में एक सीधी लाइन खींच पाएगा बच्चा, कब, 2 साल की उम्र में। उसके बाद 3 साल की उम्र में सर्कल बना पाएगा। स्क्वायर या प्लस साइन, ये इसमें 4 आर्म्स होते हैं, 4 भुजाएं होती है, हमें पता है बचपन से, तो ये 4 साल की उम्र में। ट्रायंगल बनाना ज्यादा मुश्किल है, तो वो जब 5 साल का हो पाएगा बच्चा तब कर पाएगा। तो आप इसको एक ऐसे रफ डायग्राम से भी याद रखना कि ये बच्ची, ये फेस है, सर्कल हो गया, ये नीचे उसकी आपने छाती बना दी और नीचे पैर बना दी, तो ये 3 साल, ये प्लस का साइन हो गया 4 साल, और नीचे ट्रायंगल हो गया 5 साल। इससे आपको इजिली याद रहेगा। उसके बाद सोशल एंड लैंग्वेज के कुछ डेवलपमेंट माइलस्टोन देखते हैं। सोशल स्माइल, सोशल स्माइल SS, सेकंड, तो दूसरे महीने में आएगा। रिकॉग्नाइज मदर, अब M को अगर आप धक्का मार के ऐसे धक्का मारो तो 3 बन जाएगा, तो ऐसा लगना कि मदर को वो तीसरे महीने पे पहचानता है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप ऐसे याद रखो कि इन द एज ऑफ 3, यानी 3 मंथ्स, जब 3 का होगा तो वो मदर जो है केयर फ्री हो जाएगी, कि अब चलो कम से कम मेरा बच्चा मुझे पहचान तो रहा है। स्ट्रेंथ एंजाइटी, एंजाइटी का जो एक्स है उसको 6 के एक्स से याद रखना, तो वो 6 मंथ का आएगा। वेव्स बाय बाय, आप 9 मंथ्स को नमो से याद रखो, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नमो जी, नरेंद्र मोदी जी, वो ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं, तो वो भी वेव करते रहते हैं, तो 9 मंथ्स में बच्चा वेविंग सीखता है। जार्गन स्पीच 15 मंथ पे, जार्गन मतलब कुछ ऐसा बोलना जो समझ नहीं आ रहा पर बच्चा बोले जा रहा है, अपने हिसाब से वर्ड बना के कुछ भी बोल रहा है। पूरा नाम या जेंडर, बच्चे का नाम क्या है, उसका उसका जेंडर क्या है, वो 3 इयर्स की एज में जान पाता है। और जब प्लेज कोऑपरेटिवली, मतलब जब वो 4 साल का होगा तो 4 बच्चों के साथ खेलेगा। 4 बच्चे नंबर फिक्स नहीं है, बस याद करने का तरीका है कि 4 लोगों के साथ खेल पाएगा, मतलब कि वो कोऑपरेटिवली खेल रहा है। और उसके बाद टॉयलेट के कमोड पर भी अकेला चढ़ जाएगा। चढ़ना 4 साल, 4 लोगों के साथ खेलना 4 साल। उसके बाद खुद के कपड़े पहनना उतारना, ये कब तक आ पाता है,
5 ईयर्स की एज में। उसके बाद अलर्ट टू साउंड, ए से याद रखना, ए पहला लेटर, 1। अलर्ट, अलर्ट टू साउंड फर्स्ट मंथ में। टूज, 2 ओ है इसके अंदर, तो 2 से 3 महीने। लाफ वर्ड, एल जो है, एल को आप 4 बना दोगे, तो ये लाफ अलाउड कब आएगा? चौथे महीने पे। मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबल 6 मंथ पे, बाइसिलेबल वही 3 महीने का गैप जो पीछे भी देखा था हमने मिलती जुलती चीजों में। तो मोनोसिलेबल 6 मंथ और बाइसिलेबल 9 मंथ। 1 टू वर्ड्स, तो 1 2 को कंबाइन कर दो तो 12 महीना हो गया। 8 10, 8 + 10 को जोड़ दो, 18 मंथ। 8 8 to 10 वर्ड्स की वोकैबुलरी कब होगी? 18 मंथ्स पे। 2 और 3 वर्ड सेंटेंस कब बनाएगा? 2 साल में। कहानियां कब सुनाएगा? 4 साल में। और आस्क मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब कि किसी वर्ड का क्या मतलब होता है, ये बच्चा कब पूछता है? 5 साल की उम्र में। तो आप 5 को ऐसे वाइफ से याद रखो, जैसे जैसे वाइफ बहुत सवाल पूछती है ना इस चीज पे, तो वैसे जब 5 वाइफ, तो जब 5 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो भी बहुत सवाल पूछेगा कि इस शब्द का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, बताइए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं जो पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं। इस पे एक नजर मारते हैं कि अभी बताया मैंने कौन सा रिफ्लेक्स है जो कि अपीयर होगा तो कभी नहीं जाएगा, तो पैराशूट रिफ्लेक्स। ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करनी चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली जितनी जल्दी पॉसिबल हो शुरू कर देनी चाहिए। इनफैक्ट जो टेबल होती है वो जस्ट, मतलब ऑपरेशन थिएटर में जो होती टेबल होती है, इवन नॉर्मल डिलीवरी भी हो तो भी कहा जाता है कि, और किया भी जाता है, जितनी जल्दी हो और टेबल पे ही ब्रेस्ट फीडिंग करवा दी जाती है। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी से जल्दी करवानी है ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, वो माँ के गर्भ से बाहर आ चुका है तो उसको एक्सटर्नल फूड चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब वो मदर के ब्रेस्ट को सक करता है तो उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज रिलीज होता है मदर में, जिससे यूट्रेन की जो कॉन्ट्रेक्शन है बढ़ती है और ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो अगर ऑप्शन में अगर 1 2 3 4 आवर ऐसे दिया हुआ है तो आंसर 1 आवर जाएगा। लेकिन अगर ये दिया हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल, तो जितना ज्यादा मतलब जल्दी टाइम हो शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मिनिमम 1 घंटे में तो कर ही देना चाहिए। उसके बाद विटामिन डेफिशिएंट इन ब्रेस्ट मिल्क, तो विटामिन डी, विटामिन के, और जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं ना, इवन इनफैक्ट जो वीगन होते हैं, इसको आप वीगन कर लो, वो जो मदर प्योर वीगन्स है उसमें B12, एक्चुअली B12 का कोई भी प्लांट सोर्स नहीं होता। तो अगर जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उनको अगर B12 चाहिए, चाहे तो टैबलेट्स लेंगे या फिर वो अगर दूध दही खाते हैं तब उनको मिल जाएगा। लेकिन जो प्योर वीगन लोग होते हैं ना, वो दूध दूध से बनी चीजें भी कंज्यूम नहीं करते, तो उनमें B12 की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। तो जब उनमें देखने को मिलेगी तो उनके ब्रेस्ट मिल्क में भी मिलेगी। इसलिए आपको 3 याद रखना है। KBD से याद रखना, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी। विटामिन B12 याद रखना, कोई और विटामिन नहीं रखना। कोलेजन डिफेक्ट क्या होता है? विटामिन सी जो है वो कोलेजन सिंथेसिस के लिए चाहिए, जब उसका डिफेक्ट होगा तो कोलेजन सिंथेसिस नहीं होगा, वुंड हीलिंग जल्दी नहीं होगा, तो डिलेड वुंड हीलिंग की हिस्ट्री मिलेगी आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी में। ABCD प्रोटोकॉल क्या है? जब भी कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उसको हम ABCD प्रोटोकॉल से उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। तो ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन, ये अक्सर याद रहता है। कंफ्यूजन होती है डी और ई में। तो डी से डिसेबिलिटी है, ई से एक्सपोजर है। एक्सपोजर इन द सेंस कि उसके कपड़े उतारे जाते हैं और उसकी स्किन चेक की जाती है, उसको टेम्परेचर देखा जाता है, तो वो डी और ई याद रखना कि डिसेबिलिटी और एक्सपोजर है। इसको किसी और वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना। अगला है कि अगर मदर को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी जो है वो डिलीवरी के टाइम जब ब्लीडिंग होगी तो मदर से बेबी में जाने के रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए उस बच्चे को बचाने के लिए हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देंगे और इम्यूनोग्लोबिन देंगे। उसके बाद एक रिसेंट अपडेट है NI शेड्यूल में। NI शेड्यूल पूरा नहीं पूछा जाना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि BCG कितनी बार दिया था, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ बर्थ में दिया जाता है, तो सिर्फ एक बार दिया जाएगा। बाकी बाकी अलग अलग वैक्सीन के बारे में भी लिस्ट आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कितनी बार किस कौन सा वैक्सीन दे सकते हैं। तो रिसेंट अपडेट खाली ये है कि जो 9 मंथ है, पहले हम एडिशनल डोज नहीं देते थे वैक्सीनेटेड IPV का, लेकिन अब जो थर्ड बूस्टर डोज है वो हम 9 मंथ की एज पे देते हैं। उसके बाद वैक्सीन गिवन एट बर्थ, इसको आप HBO से याद रख लो, HBO चैनल था, या फिर OBH ओल्ड बॉयज हॉस्टल,
आप कैसे भी याद रख सकते हो कि ये तीन वैक्सीन दी जाती है बर्थ के टाइम, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और ओपीवी। उसका येलो फीवर वैक्सीन है, अगर एक बार किसी को मिल गया तो वो लाइफ लॉन्ग उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, उसको दोबारा इन्फेक्शन कभी नहीं हो सकता। उसके बाद है वैक्सीन नॉट अलाउइंग ओपन वाइल। ओपन वाइल पॉलिसी क्या होता है कि अगर मान लो कोई वाइल खोल दी ना हमने, तो अगर उसको हम 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन रखें तो उसको हम 28 दिन तक दोबारा यूज कर सकते हैं। चलो आज आधी शीशी खाली हुई, कल कोई और आएगा उसमें हम यूज कर लेंगे। लेकिन हम ये कुछ वैक्सीन ऐसी होती है कि उसमें अगर वायल एक बार खुल गया तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसको हमें पूरा ही खत्म करना पड़ेगा। आपने कोरोना टाइम में सबने वैक्सीन ली थी तो आपको ध्यान होगा कि कॉलेज या कहीं पर लगाते थे तो बोलते थे वेट करो अभी पूरे नहीं हुए लोग। वो इसलिए क्योंकि अगर वायल खुल गई तो खर्च होगी, तो यूज होगी, वरना वेस्ट चली जाएगी। तो एक तो कोरोना में ये ओपन वायल पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है, उसके अलावा बीसीजी, मीजल्स, रोटा और जापानीज इंसेफ्लाइटिस इसमें भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद मोस्ट कॉमन सीजर क्या होगा 5 साल से कम की उम्र में, तो फेब्राइल सीजर। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ध्यान रखना, हाइपोग्लाइसीमिया नॉट हाइपरग्लाइसीमिया। ये मत सोचना कि अगर माँ को डायबिटीज है तो बच्चे को भी ज्यादा शुगर हो जाएगा। एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि जब माँ को डायबिटीज है तो जब वो पेट में लगा तो बच्चे का जो सिस्टम है, इंसुलिन है, वो ज्यादा सिक्रेट होता है, क्योंकि वो ज्यादा शुगर है, बच्चे को तो डायबिटीज नहीं है, तो वो इंसुलिन उसके रिस्पॉन्स में सिक्रेट करेगा ताकि शुगर मेंटेन रहे। पर वो जब पैदा होता है तब भी उसका इंसुलिन वैसे ही सिक्रेट हो रहा होता है, और लेकिन शुगर उसके शरीर में कम है तो उस वक्त ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ना कि हाइपरग्लाइसीमिया। विटामिन के जो है बर्थ के टाइम पे क्यों दिया जाता है? कोई बताएगा विटामिन के हमारे बॉडी में कहाँ बनता है? एनी गट में। आइडिया किसी को? गट में बनता है, गट बैक्टीरिया फॉर्म हाँ। करती है। नाइस। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि लीवर में बनता है, लीवर में नहीं बनता, ये गट में बनता है, बैक्टीरिया बनाते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त तो उसने कुछ खाया पिया होता नहीं है, तो गट स्टेराइल होती है, इसलिए उस वक्त कोई हेमरेज ना हो, हेमरेज लॉस ना हो ब्लड का, इसलिए बचपन जब बच्चा पैदा होता है तो विटामिन के का एक डोज दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा बना नहीं सकता, उसके बाद बच्चा ओबियसली बनाएगा, अच्छे से बनाएगा। ड्रग यूज टू क्लोज पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, इसको आप इंडोमेथासिन है, इंडोमेथासिन को आप ऐसे एंडोमेथासिन से याद रख लो कि एंड करता है, पीडीए का एंड एंड करता है। उसके बाद हम पोस्ट टर्म न्यूनेट किसे कहेंगे, जो कि 42 वीक्स के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट टर्म न्यूनेट। ये